बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। बहुमत के बावजूद सत्ताधारी पक्ष ने वोटिंग की मांग की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जब ध्वनि मत से विश्वास मत प्रस्ताव पारित हो गया तो वोटिंग की क्या जरूरत है। हालांकि फिर भी मतदान हुआ और बीजेपी ने इसका बहिष्कार किया। इससे पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने पूछा कि आज आजादी का उत्सव मनाने वाले आजादी के आंदोलन के वक्त कहां थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर छापों से नाराज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग को 3 जमाई करार दिया, जिन्हें बीजेपी उन राज्यों में भेजती है जहां वो सत्ता में नहीं है। राज्य की नवगठित महागठबंधन सरकार द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो समाजवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए प्रयास के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्य में महागठबंधन सरकार का हिस्सा रहे विभिन्न दलों से कुल 31 मंत्रियों को बिहार कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 16 अगस्त को राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भारतीय शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का निधन हो चुका है। मुंबई में उन्होंने 62 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में निवेश करके बेतहाशा संपत्ति इकट्ठा की है और उनकी गिनती भारत के अमीर लोगों में की जाती है। झुनझुनवाला ने पिछले कुछ वर्षों में कई जानी मानी और स्थापित कंपनियों और आने वाले स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है। इसके साथ ही हाल ही में उन्होंने अपनी एयरलाइन कंपनी भी लॉन्च की थी। उन्होंने इस साल अपनी एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर को लॉन्च किया था। भारत के वॉरेन बफेट और भारतीय बाजारों के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ की बात की जाए तो फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति अगस्त 2022 तक $580 करोड़ थी, यानी कि भारतीय रुपए में उनकी संपत्ति करीब 55,000 करोड़ रुपए की थी। फोर्ब्स के मुताबिक झुनझुनवाला 2021 में बिहार के गया में मौजूद विष्णुपद मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के मुस्लिम मंत्री की एंट्री का मामला फिर सुर्खियों में है। मामले में नीतीश कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 6 अन्य के खिलाफ मुजफ्फरपुर की निचली अदालत में कथित रूप से हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ये याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र सिंह ने कहा कि मामला गया के विष्णुपद मंदिर विवाद से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुस्लिम कैबिनेट मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी को गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक के बावजूद मंदिर के अंदर ले गए। मामले में नीतीश कुमार के अलावा मंसूरी, एसएसपी, जिलाधिकारी और गया के एसडीओ समेत 6 और लोगों को भी नामजद किया गया है। याचिका में कहा गया है कि मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि गैर हिंदू लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार एक मुस्लिम मंत्री को विष्णुपद मंदिर के अंदर ले गए। मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होनी है। दरअसल सोमवार को नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए विदेश यात्रा करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ जाएंगे। पार्टी ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की है। हालांकि अभी तक यात्रा की तारीख के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीते काफी समय से खराब स्वास्थ्य का सामना कर रही हैं। इसी बीच वो कोरोना से संक्रमित पाए जाने और अब उससे उबरने के बाद विदेश जाकर अपनी जांच कराएंगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लंबे समय से बीमारी से जूझने के बाद अब अपनी चिकित्सा जांच के लिए जल्द ही विदेश जाएंगी। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ जाएंगे। सोनिया गांधी विदेश दौरे से कब लौटेंगी, इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सोनिया गांधी मेडिकल टेस्ट के बाद नई दिल्ली लौटने से पहले अपनी बीमार मां को देखने भी जाएंगी। वापस लौटने के बाद राहुल गांधी 4 सितंबर को कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल कांग्रेस लंबे समय से महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा। यूपी पुलिस ने शराब और नशा माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हुए इस साल भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब के साथ नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य पुलिस ने करीब 42,900 किलोग्राम गांजा, 610 किलोग्राम चरस, 144 किलोग्राम अफीम, 13 किलोग्राम हेरोइन और मर्फिन
79 किलोग्राम स्मैक। जनवरी से जुलाई 2022 के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों से 3,333 किलो टोडा, 200 ग्राम कोकीन और 14 किलो सिंथेटिक नशीले पदार्थ और साइक्रोट्रॉपिक पदार्थ जब्त किए हैं। वहीं इसके अलावा यूपी पुलिस की एसटीएफ ने अगस्त महीने में अब तक करीब 549 किलो गांजा, 2 किलो अफीम, 210 ग्राम मर्फिन जब्त किया है। साथ ही इस सिलसिले में 12 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि जनवरी से जुलाई 2022 के बीच इस संबंध में 6692 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने करोड़ों के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की इजाजत दे दी है। अब दोनों को 31 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाला और 55 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी और सोना बरामदी में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को जान का खतरा बताया गया है। सुरक्षा कारणों से जेल अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति का कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस अपील को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। 31 अगस्त को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की 14 दिन की जेल की अवधि समाप्त हो रही है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश होना था। अलीपुर महिला केंद्रीय महिला जेल और प्रेसिडेंसी जेल अधिकारियों द्वारा विशेष आवेदन किया गया था। इसमें कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया जाए। बता दें कि पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल में और अर्पिता मुखर्जी अलीपुर केंद्रीय महिला जेल में है। 31 अगस्त को फिर से दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन अब दोनों की पेशी वर्चुअली होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी को 23 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी 26 घंटे की पूछताछ के बाद हुई थी। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर भी ईडी ने छापा मारा था। छापेमारी में ईडी को अर्पिता के घर से करोड़ों की नकदी, ज्वेलरी और कुछ अहम कागजात मिले थे। पूछताछ के बाद अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के आर्य जंगल के बचाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड आर्य वन क्षेत्र में पेड़ नहीं काटने की अपनी बात से मुकरता है तो कोर्ट इस पर कड़ा रुख अपनाएगा। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के साथ न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि MMRCL को वन क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनीता शेनॉय ने पिछली सुनवाई के दौरान MMRCL द्वारा दायर हलफनामे की सामग्री का खंडन किया था। बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि अक्टूबर 2019 में आश्वासन दिया गया था कि किसी भी तरह से कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। MMRCL की ओर से पेश एडवोकेट रुक्मणी बोबड़े ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने पहले ही हलफनामा दायर कर दिया है कि 7 अक्टूबर 2019 के आदेश के बाद से कोई पेड़ नहीं काटा गया है और किसी भी हाल में अब किसी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। वहीं 5 अगस्त को MMRCL ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुंबई के आर्य जंगल में कोई पेड़ नहीं काटा गया, बल्कि कुछ खरपतवार, झाड़ियों और शाखाओं को हटाया गया था। दरअसल याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने तब दलील दी थी कि मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए आर्य वन क्षेत्र में यथास्थिति के आदेशों के बावजूद पेड़ों की कटाई फिर से शुरू कर दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.